मॉड्यूल 2 लेसन नंबर 3 स्टॉक ब्रोकर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता लगा रहेगा कि हम लोग अभी स्टॉक ब्रोकर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये लेसन पूरा देखो। स्टॉक ब्रोकर के बारे में हमने हर चीज़ को इंक्लूड किया है। आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रांजैक्शन करने हैं तो फिर आपको स्टॉक ब्रोकर बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक ब्रोकर आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का इंटरमीडियरी होता है। तो इस लेसन में हम लोग स्टॉक ब्रोकर कैसे काम करता है, स्टॉक ब्रोकर की फ़ीस क्या होती है और आपको आपका स्टॉक ब्रोकर कैसे चूज़ करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप मेनली दो तरह के अकाउंट ओपन करते हो। एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है डीमैट अकाउंट। तो पहला समझते ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि जिस अकाउंट में हम शेयर्स खरीदी करते हैं और बेचते हैं। तो आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी हो जाता है और वो अकाउंट आप स्टॉक ब्रोकर के पास से ओपन करते हो। अभी डीमैट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था कि पेपर फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट रहते थे। तो 1996 के बाद उन्होंने वो पेपर फॉर्मेट के शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं। तो उस डिजिटल फॉर्मेट को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं और उसका छोटा शब्द बनाया डीमैट। शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना मतलब आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदी किए हुए हैं। तो जैसे हम कोई भी असेट्स खरीदते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, व्हीकल, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा के डॉक्यूमेंट्स, वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग शेयर्स उसी दिन खरीद के उसी दिन बेचते हैं यानी ट्रेडिंग करते हैं, उनके ट्रांजैक्शन आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाई देंगे। जब लोग नए शेयर मार्केट में होते हैं और शेयर खरीदते हैं तो बहुत लोगों की क्वेरीज रहती है कि हमारे शेयर डीमैट अकाउंट में नहीं दिख रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स खरीदना चाहते हो तो उसके लिए क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस होता है और वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस 2 दिन का होता है। पहले 2 दिन के लिए वो शेयर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देंगे और फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस के बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अभी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सिंपल है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के पर्पज़ से है। जब आप शेयर्स खरीदते हो उसके बाद आप शेयर्स कभी भी बेच सकते हो, यानी कि 1 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, कभी भी, जब आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन शेयर्स बेचने के वक्त खरीदने वाला होना ज़रूरी है, मतलब बायर होना चाहिए। इसके लिए जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए बायर्स हमेशा अवेलेबल रहता है। जो बहुत वर्स्ट कैटेगरीज की कंपनीज है उनमें कभी कभी बायर्स अवेलेबल नहीं रहते। ये सारी चीज़ें आपको आगे आगे आसानी से समझ में आएगी। तो अभी तक आपको इतना समझ में आया कि शेयर खरीदने के लिए और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और शेयर स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अकाउंट ओपन कर दिया और आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप ब्रोकर को कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए 3 स्टैंडर्ड वेज है, तो वो वेज समझ लेते हैं। पहला है ऑनलाइन शेयर खरीदी करना। तो जैसे नेट बैंकिंग यूज़ करते हो वैसे ही स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। उधर आप लॉगिन करके शेयर्स खरीदी कर सकते हो। तो उसके लिए उस ट्रेडिंग अकाउंट की ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रोकर के थ्रू समझनी होती है। उसमें मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है। 30 मिनट्स में आप किसी भी ब्रोकर की शेयर्स खरीदने और बेचने की प्रोसेस को समझ सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, आपने जिस ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया है उनको कॉल करके शेयर्स खरीदी कर सकते हो। इसमें ब्रोकर आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता है और सेफ ट्रांजैक्शन के लिए आपके कुछ डिटेल्स आपको पूछे जाते हैं और फिर वो डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आप उनसे वो स्टॉक्स खरीद सकते हो जो आपको खरीदना होता है। और तीसरा ऑप्शन है कि ब्रोकर के ऑफिस में जाकर आप शेयर खरीदी कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन कोई यूज़ नहीं करता है क्योंकि सबसे टाइम सेविंग है ऑनलाइन लॉगिन करके शेयर्स खरीदी करना। अभी ये 3 ऑप्शन में से कौन सा आप ऑप्शन चूज़ करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। शेयर खरीदने के लिए आपको आपका फंड ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। उसके लिए आप नेट बैंकिंग या फिर चेक के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। जो प्रोसेस आपको सेफ लगे वो आप यूज़ करो। शेयर बेचने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में से आप आपका फंड विड्रॉ कर सकते हो। वो आपके लिंक किए हुए बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो अभी हम ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करते हैं। शेयर खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक ब्रोकर कुछ फीस लेता है और वो जानना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह के स्टॉक ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स यानी कि वो आपको ब्रोकरेज सर्विस के अलावा और भी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं,
इंट्राडे में बाय और सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनकी ब्रोकरेज फीस ज़्यादा होती है। तो अभी हम डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें डिस्कस करेंगे इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शन के बारे में। और ये सारे चार्जेस हम बाई साइड पे डिस्कस कर रहे हैं। सेम चार्जेस आपको सेल साइड पे लग सकते हैं। मतलब खरीदोगे तभी भी आपको चार्जेस लगेंगे और बेचोगे तभी भी आपको चार्जेस लगेंगे। डिस्काउंट ब्रोकर इक्विटी डिलीवरी के लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं, जीरो ब्रोकरेज रहता है। इंट्राडे के लिए 0.01% से 20 रुपीज़ तक चार्ज किया जाता है और बाकी सब के लिए भी सेम ही होता है। 0.01% मिनिमम होगा और मैक्सिमम 20 रुपीज़ होगा। सारे चार्जेस हर एक ऑर्डर के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। ऑप्शंस के लॉट रहते हैं और वो चार्जेस हर एक ऑर्डर के ऊपर चार्ज किए जा सकते हैं। हर ऑर्डर के पीछे आपको 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ABC कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं 1000 क्वांटिटी और शेयर प्राइस है 100 रुपीज़, तो टोटल 1 लाख होगा। और समझो इसके ऊपर ब्रोकरेज है 0.03%, तो ब्रोकरेज कितना लगना चाहिए 30 रुपीज़, लेकिन आपको लगेगा कितना 20 रुपीज़। तो मैक्सिमम आपको ब्रोकरेज होगा 20 रुपीज़, कितना भी क्वांटिटी ले लो। लेकिन वहीं पे आपकी क्वांटिटी है 100, तो टोटल होगी 10,000 और ब्रोकरेज लगेगा 3 रुपीज़। और इतना ही ब्रोकरेज आपको सेल साइड पे लगेगा, लेकिन इंट्राडे करते हो तो लगेगा, नहीं तो इक्विटी डिलीवरी के लिए जीरो ब्रोकरेज रहेगा। और सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको लॉट के हिसाब से मैक्सिमम 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा और मिनिमम भी 20 रुपीज़ लग सकता है। तो ये आपको क्लियर हुआ रहेगा तो कैसे ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। अभी फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। इधर इक्विटी डिलीवरी के लिए चार्ज किया जाता है। वो चार्जेस आपको 0.05% से लेके 0.3% तक हो सकते हैं। सेम चार्जेस इंट्राडे और फ्यूचर के लिए लगा सकते हैं। इक्विटी ऑप्शंस के लिए 20 से 100 रुपीज़ तक पर ट्रेड चार्ज किया जा सकता है। हर एक ब्रोकर के चार्जेस डिफरेंट रह सकते हैं। अभी करेंसी के लिए बात करते हैं। करेंसी के लिए सेम चार्जेस रहेंगे जो इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के लिए लगाए गए थे, और सेम चार्जेस आपको कमोडिटी के लिए भी लगते हैं। और फुल सर्विस ब्रोकर करेंसी और कमोडिटी के लिए भी सेम जो इक्विटी के लिए चार्ज लगाते हैं वो लगा सकते हैं। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमने एग्जाम्पल की तरफ से देखा था। यहाँ पे आपको जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो देने पड़ेंगे, मैक्सिमम चार्ज नहीं रहेगा। जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के केस में मैक्सिमम ब्रोकरेज 20 रुपीज़ था, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से रहेगी वो आपको देनी रहेगी। अभी तक हमने ऑनलाइन बाय सेल ट्रेड के ब्रोकरेज के बारे में बात की है। अभी कॉल एंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं। हम ब्रोकर को कॉल करके हमें जो शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं वो बता सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस और फुल सर्विस ब्रोकर के चार्जेस इस केस में सेम रह सकते हैं, तो वो 0.05% से लेके 50 रुपीज़ तक हो सकते हैं। ब्रोकर्स खुद नहीं चाहते कि आप उनको कॉल करो और ट्रेड करो, तो इसीलिए उन लोगों ने ये चार्जेस हाई रखे हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है। अभी हम एवरेज फ़ीस के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रोकर टू ब्रोकर ये फ़ीस ऊपर नीचे रह सकती है। इसके अलावा ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ले सकता है। ये चार्जेस 1 टाइम रहते हैं, तो उनके पास से आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो। ये चार्जेस आपको 0 से 750 के बीच में रह सकते हैं। कभी कभी ब्रोकर 0 चार्जेस में ही आपका अकाउंट ओपन करवा देते हैं। फिर आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, वो रह सकता है 0 से 900 के बीच में। फिर आता है डीपी अकाउंट चार्जेस। इसमें डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के चार्जेस रहते हैं। जैसे कि XYZ ब्रोकर है प्लस डिपॉजिटरी कंपनी इज इक्वल टू डीपी अकाउंट चार्जेस रहेंगे। डिपॉजिटरी यानी कि CDSL और NSDL के चार्जेस और पार्टिसिपेंट्स के चार्जेस मतलब ब्रोकर के चार्जेस रहेंगे। ये चार्जेस देखना बहुत ज़रूरी है। अब जब इक्विटी सेल करते हो तो ये चार्जेस आपको लगते हैं। आपको लगता है कि आप 0 ब्रोकरेज दे रहे हैं, लेकिन वो डीपी चार्जेस में आपके चार्जेस इंक्लूड करके प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपको उधर 0 ब्रोकरेज दिखेगा, लेकिन यहाँ से जो सर्विस दी जा रही है उसमें आपको चार्ज किया जा सकता है। तो डीपी चार्जेस देखना इंपॉर्टेंट है। पर ट्रेड ये चार्जेस 10 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में रह सकते हैं। नॉर्मली CDSL 5 to 6 रुपीज़ चार्ज करता है, प्लस टैक्सेस हो सकते हैं और बाकी की ब्रोकर की फ़ीस रहेगी। इधर ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करके काम करता है। फिर गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज़ हो या फिर कमोडिटीज़ की ट्रांजैक्शन टैक्स रहता है। इक्विटी डिलीवरी के लिए ये चार्जेस दोनों साइड पे रह सकते हैं, बाय और सेल। वहीं पे F&O के लिए सिर्फ सेल साइड पे रह सकते हैं। ट्रांजैक्शन या फिर टर्नओवर चार्जेस रहते हैं, ये चार्जेस एक्सचेंज बोर्ड लगाते हैं और क्लियरिंग प्रोसेस के चार्जेस भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। फिर स्टैम्प चार्जेस रहते हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर महाराष्ट्र है
और गुजरात है तो दोनों स्टेट के स्टैम्प के चार्जेस डिफरेंट रह सकते हैं। फिर सेबी के चार्जेस रहते हैं। सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है तो उसके लिए वो फीस लेते हैं। और फिर पेमेंट गेटवे चार्जेस रहते हैं। आप जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं उसके लिए पेमेंट गेटवे यूज़ किया जाता है, उसके चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने होते हैं। उसके बाद जीएसटी लगता है, लेकिन वो जीएसटी आपके ब्रोकर के फीस के ऊपर लगेगा। ये सारे चार्जेस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है। जितने लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं वो सारे लोग ये चार्जेस पे करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये सारे चार्जेस मामूली है, क्योंकि आप साल में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हो। लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ब्रोकरेज चार्जेस। तो ट्रेडिंग के हिसाब से आपको आपका ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर ब्रोकर आपको अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है तो ऊपर के सारे चार्जेस आप ब्रोकर को दे के कुछ मतलब नहीं है। आप एनालिसिस किधर करोगे अगर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो। इसीलिए ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छे ब्रोकर के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया, फिर टॉप डिस्काउंटिंग ब्रोकर इन इंडिया, या फिर टॉप फुल सर्विस ब्रोकर्स इन इंडिया। उसके बाद उसमें से अच्छे ब्रोकर को पिक करना है। फिर उनके पास से आप ट्रेडिंग अकाउंट और डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अकाउंट ओपन करो। नहीं तो सिर्फ इक्विटी का अकाउंट ओपन करो, वो काफ़ी होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप आपका पहला शेयर खरीदेंगे तो आप ब्रोकर की हेल्प ले सकते हो, और कुछ इशू रहेगा तो भी ब्रोकर की तरफ से आपको पूरी सहायता की जाती है। तो अभी हम इस समरी के ऊपर नज़र डालते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर या फिर फुल सर्विस ब्रोकर, इसमें से आप कोई भी अकाउंट ओपन करो, लेकिन आपको फीस जो पे करनी है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी के हिसाब से आपका डिलीवरी के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं होना चाहिए। इंट्राडे और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए आपका मैक्सिमम ब्रोकरेज 0.03% से 20 रुपीज़ के बीच में होना चाहिए। डेरिवेटिव्स हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बोलते हैं। इसके बारे में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वक्त बात करेंगे। कॉल एंड ट्रेड के लिए 0.03% से मैक्सिमम 50 रुपीज़ का ब्रोकरेज होना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 to 400 रुपीज़ के बीच में होना चाहिए। फिर आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, वो 0 to 400 के बीच में होना चाहिए। डीपी अकाउंट चार्जेस बिलो 15 रुपीज़ होने चाहिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कंफर्टेबल होनी चाहिए। आगे जाके हम टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, तब आपको आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा तो आप अच्छी तरह स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकेंगे। तो इस लेसन में हमने स्टॉक ब्रोकर क्यों ज़रूरी है और शेयर खरीदने के लिए कौन से अकाउंट ओपन करने ज़रूरी होते हैं और स्टॉक ब्रोकर की फ़ीस के बारे में बात की है। अभी हम नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं।